हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईएएस की इस टेस्ट सीरीज़ में। हम लोग विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 4 देख रहे हैं, जो भूगोल से रिलेटेड है। इसका 2 लेक्चर आ चुका है टेस्ट नंबर 4 का, जिसमें हम लोगों ने 25-25 क्वेश्चन किया था। ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 दिया है कि नगरीय बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सन्नगर का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, तो ये देखिए, यह नगरीय विकास है, पहला स्टेटमेंट दिया है, जिससे प्रदूषण स्तर में वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आती है। तो बिल्कुल ये बात गलत है। दूसरा दिया है, यह एक क्रमिक विनगरीकरण है, जिसका संबंध आधुनिक आधारभूत संरचना के विलोपन से होता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, विलोपन से नहीं होता। तीसरा देखिए, यह एक विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होता है, जो मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के पास में मिल जाने से एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो ये विकल्प हम लोगों का बिल्कुल सही लिख दिया है। ठीक है, तो ये हम लोगों का सही हो जाएगा आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है कि विश्व में पुनर्प्राप्त करने योग्य कोयला के भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा कोयला है, लगभग 248.9 बिलियन मैट्रिक टन है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, चीन विश्व का शीर्ष कोयला उत्पादक देश है। हाँ, तो शीर्ष कोयला उत्पादक देश है, ये तो बात सही है, लेकिन सबसे प्रथम पे नहीं है। लेकिन शीर्ष कोयला उत्पादक देश चीन ही है। उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन ही करता है। उसमें 3,580 मिलियन मैट्रिक टन उसने 2020 में उत्पादन किया था। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। भंडार भले ही अमेरिका में हो, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है। तीसरा दिया है, दक्षिण अफ्रीका विश्व का शीर्ष कोयला निर्यातक देश है। तो दक्षिण अफ्रीका नहीं है भैया, इसमें आपका इंडोनेशिया आ जाएगा। इंडोनेशिया लगभग मान के चलिए आप कि 478 मिलियन मैट्रिक टन शॉर्ट टन जो होता है, वो 2021 में उसने एक्सपोर्ट किया था, 2021 की डाटा के अनुसार। तो ये हमारा जो दक्षिण अफ्रीका दिया है ये गलत हो जाएगा। तो काफ़ी कम है, 73 मिलियन शॉर्ट टन है, तो ये गलत हो जाएगा हम लोगों का, और इसलिए हम लोगों का विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। लौह अयस्कों की खदानें और राज्य मतलब मिलान करना है इसका, और कौन सा सही मिलान है, कौन सा सही सुमेलित है, उसको बताना है। दिया है, गुरुम हिसानी। गुरुम हिसानी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये है उड़ीसा राज्य में, मयूरभंज जिले में। तो ये हम लोगों का गलत हो जाएगा विकल्प। इसमें दिया है नोवा मुंडी जो है ये झारखंड में है। तो बिल्कुल ये नोवा मुंडी सही है। तीसरा दिया है बादाम पहाड़। जो बादाम पहाड़ है ये कहाँ है? ये आपका उड़ीसा में ही है। ठीक है, उड़ीसा में ही है। तो ये हमारा हम लोग का विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक केंद्रों शहरों पर विचार कीजिए। सैन फ्रांसिस्को, वालिदोस्तोक, ये कहाँ है? रसिया में है। वुहान और मेलबर्ग उपयुक्त शहरों में कितने समुद्र तट पर स्थित हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, तो ये देखिए, जो सैन फ्रांसिस्को है ये आपका प्रशांत महासागर और सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के आसपास है। तो ये विकल्प हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा दिया है व्लादिवोस्तोक। जो व्लादिवोस्तोक है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। रूस का ये प्रमुख बंदरगाह भी है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। वुहान को आपको पता ही है कि शहर के बीच में स्थित है, और
यहाँ से सब लोग कह रहे थे कि कोविड आया था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। मेलबर्न जो दिया है, तो मेलबर्न जो है ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत की राजधानी है और यह पोर्ट फिलिप खाड़ी के उत्तर और पूर्वी तट रेखा पर स्थित है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, इसलिए हम लोगों का विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ये वुहान आपको पता है ये किस बीच में है, आप लोगों ने फोटो में देखा भी होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है, भारत में चीन तिब्बती परिवार में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें दिया है चीनी तिब्बती परिवार की भाषा अधिकांशतः भारत के जनजातीय समूहों द्वारा बोली जाती है, ठीक है, तो ये तो विकल्प हम लोगों का सही है। दूसरा दिया है तो ये करेक्ट है, लेकिन नहीं कौन सा पूछा है, इसलिए हम लोगों को नहीं वाले पे लगाना है कि कौन सा कथन गलत होगा। ये देखिए, चीनी तिब्बती परिवार की भाषा में दो प्रमुख उपभाषा तिब्बती म्यांमार और सायमी चीनी है, ये भी सही है। तिब्बती हिमालयी भाषा बहुत समूह केवल लद्दाख और सिक्किम में रहने वाले जनजातीय समूहों के द्वारा या लोगों के द्वारा बोला जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। उत्तरी असमीय भाषा बोलने वाले लोग अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में रहते थे, ये भी सही है। हम लोगों को लगाना था कौन सा गलत है, तो सी हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दिया है क्वेश्चन की निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है राइन, पोलैंड राज्य में इसका उद्गम नहीं हुआ है, ये स्विट्जरलैंड के दक्षिण पूर्व आल्प्स के ग्राउंड वुडन शिप्स केंट में इसका उदय होता है, तो ये हम लोगों का गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि डेन्यूब कहाँ है, तो ये जर्मनी से रिलेटेड है, सही बात है। और ये दिया है ओल्गा, ये रूस से रिलेटेड है, ये भी सही बात है। तो हम लोगों का विकल्प नंबर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा मिष्टी पद किससे संबंधित है, ये तो बजट में क्वेश्चन था, बजट से यह क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका सीधे सीधे मैं आंसर आपको बता देता हूँ। मैंग्रोव परिरक्षण और सुरक्षा के लिए शुरू किया गया एक मिशन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसलिए इसको बार बार क्या वही पढ़ें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, काफ़ी बड़ा दिया है, इसको देखते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशा निर्देश में कुछ संशोधन किए और इस संदर्भ में भारत में अंग प्रत्यारोपण हेतु नए दिशा निर्देशों में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, कोई नागरिक अब किसी भी राज्य में बिना किसी अधिवास की अनिवार्यता के अंग दान के लिए अपना पंजीकरण करवा सकता है, तो ये कथन सही है। क्योंकि अगर इसमें फाउंडेशन लगवा देंगे तो एक तो ऐसे बहुत कम लोग ऐसा करते हैं और दान करते हैं, और अगर इसमें काफ़ी सारे कागजात की जरूरत पड़ेगी तो ऐसे और लोग नहीं जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, नए दिशा निर्देश अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को भी प्रत्यारोपण हेतु मृतक दवाओं के दाताओं से अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकृत करने की अनुमति देते हैं, तो ये भी कथन सही है, ठीक है। पहले 65 वर्ष से कम के लिए था, लेकिन जब इसमें संशोधन किया तो 65 प्लस कर दिया है। तीसरा दिया है कि अंग प्रत्यारोपण हेतु पंजीकरण कराने के लिए अब कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा, ये भी सही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हों, इसलिए ऐसा किया गया। अब हम लोग विकल्प देखते हैं, तो दोस्तों इसका विकल्प डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 दिया है, हरित ऋण प्रतिभूतियों पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की हालिया अधिसूचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, यस बैंक ने नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया, तो ये कथन बिल्कुल सही है, यस बैंक ने ही जारी किया था। दूसरा दिया है कि तटीय ऊर्जा उत्पादन और संधारणीय समुद्री क्षेत्र के लिए वित्त क्रमशः येलो बॉन्ड और ब्लू बॉन्ड के जरिए जुटाए जाते हैं,
तो ये बिल्कुल गलत है। तापीय ऊर्जा और संयंत्र के लिए ये येलो बॉन्ड जो होता है सौर ऊर्जा उत्पादन संबंधित अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम उद्योग के लिए जुटाया जाने वाला एक संधारणीय वित्त के साधन है, ठीक है, येलो बॉन्ड। और ब्लू बॉन्ड जो है उस समुद्र के लिए होता है, तो इसमें उल्टा लिख दिया है, ठीक है, क्रमशः। ये जो तापीय बॉन्ड है, ये देखिए तापीय येलो बॉन्ड ऊर्जा बॉन्ड के लिए और ब्लू बॉन्ड जो है संधारणीय समुद्री क्षेत्र के लिए दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा उल्टा दे दिया है, इसलिए हम लोगों का विकल्प नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 60 ही देख लेते हैं। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक सहयोगी कंपनी इंडिसीज लिमिटेड ने देश का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स प्रस्तुत किया। इस संदर्भ में एक नए निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। पहला स्टेटमेंट दिया है, यह भारत में नगर निगमों द्वारा जारी म्यूनिसिपल बॉन्ड के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। बिल्कुल सही है, नगर निगम ही म्यूनिसिपल बॉन्ड को जारी कर सकता है, तो ये विकल्प सही है। दूसरा है, इस इंडेक्स की समीक्षा तिमाही स्तर पर की जाएगी, तो ये भी सही है, तिमाही स्तर पर ही की जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हम लोग का विकल्प नंबर सी हो जाएगा कि दोनों ही विकल्प सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 दिया है कि यह खाद्य तथा चारा फसल है जो निम्न कोटि की मिट्टी व अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है। इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और 21 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है। यह पूर्व व पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर देश में लगभग हर हिस्से में बोई जाती है। उसके प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। तो जिसमें दिया है गेहूँ, फिर दिया है आपका मक्का, फिर दिया है आपका बाजरा, फिर दिया है आपका ज्वार। हाँ तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा बी, मक्का, ठीक है। मक्का के लिए आपका ये जो स्थिति है 50 से 100 डिग्री सेल्सियस के सेंटीमीटर वर्षा और 21 से 27 डिग्री से तापमान में मक्का उत्पादन की स्थिति के लिए है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिड में निम्नलिखित में से कौन से चर प्रदर्शित होते हैं। आप अगर जनसंख्या पिरामिड पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को दिखाई देता होगा कौन कौन सी चीज़, वही पूछ रहा है। तो इसमें देखिए जनसंख्या पिरामिड में तो जन्म दर नहीं होता, ठीक है। अब एक जहाँ जहाँ है उसको आप डिलीट कर दीजिए। दूसरा दिया है लिंग संकेतक, हाँ ये बिल्कुल होता है। मृत्यु संख्या भी नहीं होता, ठीक है। तो हम लोगों का विकल्प बी हो जाएगा, तो आसान निकला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। इसमें दिया है भारत में भूमि उपयोग की निम्नलिखित श्रेणियों को उनके प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो पहला दिया है बंजर और व्यर्थ भूमि, तीसरा दिया है निवल बोया गया क्षेत्र और चौथा दिया है वन। इसका हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम निवल बोया गया क्षेत्र रखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग रखेंगे वन को, फिर रखेंगे व्यर्थ भूमि को, तो ये हमारा विकल्प हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 दिया है, निम्नलिखित युग्मों पर चर्चा करिए और बताइए कौन सा सही है, ठीक है। पहला दिया है कि रूहर क्षेत्र जो होता है वो इस प्रकार का क्षेत्र जो है वो जर्मनी में स्थित होता है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा दिया है ड्यूलुथ, ये उत्तरी अमेरिका की बात होती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है और यह मिनेसोटा में स्थित है, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा, अमेरिका होना चाहिए था, यहाँ पे फ्रांस दिया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो एक विकल्प एक ठू तो गया है, अब इसमें विकल्प हम लोग चुन भी नहीं सकते, ऐसा क्वेश्चन हो गया है। इसमें दिया है पोर्ट टेलबोल्ट
पोर्ट टेल बोल्ट जो है ये सही विकल्प है हम लोगों का, और यूनाइटेड किंगडम में ही होता है। दिया है क्रिओई, रॉन्ग, ये उत्तर यूक्रेन में है, तो ये भी सही है। तो हम लोगों का विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तीनों ही विकल्प हम लोगों के सही हैं। इसको देखते हैं। इसमें दिया है कि भौगोलिक क्षेत्र भूखंड राजस्व विभाग द्वारा दर्ज किया गया खुला क्षेत्र है, और रिपोर्टिंग क्षेत्र भारत के सर्वेक्षण द्वारा मापा गया कुल क्षेत्र है। और इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें दोनों आपस में उल्टा करके लिख दिया है, तो ये विकल्प हो जाएगा कौन सा सही नहीं है पूछा है, इसलिए दोनों ही गलत है। तो हम लोगों का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, फुटलूज उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऐसे पहले जान लीजिए कि फुटलूज उद्योग जो स्वच्छंद उद्योग होते हैं उनको फुटलूज उद्योग कहते हैं। तो देखिए, ऐसी पहला स्टेटमेंट दिया, ये ऐसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते। ठीक है, तो ये विकल्प सही है, ये किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं, ये विकल्प हम लोगों का सही है। दूसरा दिया है, इसमें उत्पादन अधिक मात्रा में होता है और श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। इसमें श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है, ये कुशल श्रमिकों के लिए होता है। क्योंकि जैसे आप अगर चिप का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें पढ़े लिखे होशियार और जिसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी उसी के लिए यह उद्योग होगा, और इसमें कोई वेस्ट नहीं होता, इसलिए इसे स्वच्छंद उद्योग के रूप में भी हम जान सकते हैं। तो इसलिए विकल्प नंबर 1 हो जाएगा हम लोगों का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है, वृद्धि और विकास की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप इसको कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के तरह क्वेश्चन देख रहे होंगे, लेकिन एक आध क्वेश्चन ऐसे विजन आईएएस पूछ लेता है कि सब्जेक्ट से अलग हो, मतलब जिसका टेस्ट है उसका ना हो। इसमें दिया है, विश्व एवं गुणात्मक परिवर्तन है जिसका मूल्य हमेशा सकारात्मक होता है। विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है जिसका मूल्य हमेशा सकारात्मक होता है। तो ये विकल्प सही है, हमेशा सोच कर गलत मत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर विकास और वृद्धि में यही तो अंतर है कि अगर वृद्धि हो रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि वो उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो, यानी कि लोगों को टॉयलेट बने, लोगों को आवास मिले, लेकिन अगर विकास हो रहा है तो ये भी मिलेंगे। दूसरा दिया है, वृद्धि मूल्य निरपेक्ष है और परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। जनसंख्या वृद्धि हमेशा विकास को जन्म नहीं देती, ये भी सही बात है। कहीं कहीं अब जैसे कि भारत की स्थिति को ले लीजिए या और कहीं की स्थिति को ले लीजिए, ऐसा नहीं, अगर कुशल श्रमिक होंगे तभी विकास होगा ना। तो आगे चलते हैं, ये हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 67 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस तरह के विकल्प सारे ही सही होते हैं। दिया है, प्राकृतिक भूभाग, जलवायु, जल की उपलब्धता, खनिज वितरण और नगरीकरण, सारे ही प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं जनसंख्या वितरण को। तो ये हमारे विकल्प सही हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। इसमें लिखा है, उपनगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, यह एक नवीन प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर शहर के बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्रों में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है, और यह सामान्य तौर पर छोटे शहरों के आसपास विकसित होते हैं। ये गलत है, बड़े शहरों के आसपास विकसित होते हैं। तो ये हम लोग का विकल्प ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बस्ती के आकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, ग्रामीण अधिवासियों के आयताकार प्रतिरूप समतल क्षेत्रों अथवा चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। तो ये कथन हम लोग का सही है। टी आकार की बस्तियां सड़कों के तिराहे पर पाई जाती हैं, सही है। क्रॉस आकार की बस्तियां चौराहे पर प्रारंभ होती हैं, जहां चौराहे से चारों दिशाओं में बसाव आरंभ हो जाता है, ये भी सही है। तो तीनों ही विकल्प हम लोगों के सही दिखाई दे रहे हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। इसमें दिया है, अंतर्देशीय
जलमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। ठीक है, इसमें दिया है राइन जलमार्ग स्विट्जरलैंड और जर्मनी में औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्गों से जोड़ता है, सही है। दूसरा दिया है कि मिसिसिपी और ओहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है, ये भी सही है। लेकिन हम लोगों ने पूछा कौन सा सही नहीं है, इसलिए हम लगाएंगे डी पर आंसर कि हम लोगों का ये विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 दिया है कि भारत में कॉफ़ी उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि इसकी कृषि कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की उच्च भूमि पर की जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, इसको आप सही कर सकते हैं। दूसरा दिया है भारत मुख्य रूप से उत्तम किस्म की रोबस्टा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। तो रोबस्टा कॉफ़ी का उत्पादन तो करता है, लेकिन भारत मुख्य रूप से अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन करता है, जिसका बाज़ार में बहुत ज़्यादा मांग है, अरेबिका। तो यहाँ पर क्या लिख दिया है, ओबस्टा, रोबस्टा जो लिख दिया ये गलत हो जाएगा, होना चाहिए था अरेबिका। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा दिया है भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, इस क्योंकि 7वां सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत, दूसरा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प हम लोगों का होगा इस तरह से ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 72। इस्पात क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है भारत कच्चे इस्पात का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तीसरा दिया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में इस्पात बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। तो और तीसरा स्टेटमेंट दिया है भारत के पास अभी तक एक समर्पित राष्ट्रीय इस्पात नीति नहीं है। तो इसमें में से पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही है। तो ऐसे ही देखिए, आप अगर 3 को निकालेंगे, इसमें दिया है समर्पित नीति नहीं है जो कि है, तो अगर आप 3 को निकाल रहे हैं तो आपका विकल्प ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 दिया है इन बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं तथा प्रायः खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं और एक सांस्कृतिक आकृति जैसे कि पूजा स्थल हो गया, बाजार हो गया, बस्तियों को एक साथ बांधता है। और उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस बस्ती का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये बस्ती की बात कर रहा है, प्रकीर्ण बस्ती जो होती है उसमें इस तरह की स्थिति होती है, दूर दूर मकान होते हैं, खेत होते हैं और किसी बाज़ार के उससे और पूजा स्थल बना दिया जाता है ताकि वहाँ पर सब लोग मिल सकें। तो ये प्रकीर्ण बस्ती की बात कर रहा है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक हैं। तो इसमें देखिए, जनसंख्या परिवर्तन जन्म के हो सकता है, मृत्यु से हो सकता है, रुणकता से हो सकता है और यहाँ पे आपका प्रवास से भी हो सकता है। तो ये देखिए, ये रुणकता खाली हम लोगों का गलत हो जाएगा, बाकी जन्म, मृत्यु और प्रवास ये तीनों ही जनसंख्या परिवर्तन के घटक हो जाते हैं। तो हमारा तीसरा निकलेगा, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है पूछा है। ठीक है, तो आप देखिए कहाँ नहीं है, राजस्थान में तो है, महाराष्ट्र में भी है, उड़ीसा में नहीं है। ठीक है, तमिलनाडु में भी है, उड़ीसा में नहीं है। तो हम लोगों का विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। उससे पहले 77 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप व्यवसाय मुख्यतः चतुर्थ सेक्टर में आते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी ये चतुर्थ में आते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया है स्वर्ण कॉलर व्यवसाय। तो स्वर्ण कॉलर व्यवसाय जो होता है
उसको पंच क्रियाशील के रूप में जाना जाता है। इसमें नवा विचार और वर्तमान विचारों के बारे में जो सेक्टर्स होते हैं, जो नई नई चीज़ें निजात करते हैं, स्टार्टअप चलाते हैं, उनके लिए है स्वर्ण कॉलर। तो ये चतुर्थ में सेक्टर में नहीं आएगा, ये 5वें सेक्टर में आएगा। तो जहाँ जहाँ 2 है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो 77 का आप 2 डिलीट कर देंगे। अब देखिए आप तीसरा होम शोरिंग। होम शोरिंग जो है ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। होम शोरिंग जो है ये पंचम प्रक्रिया में आता है और इसे आउटसोर्सिंग के विकल्प भी के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। तो ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग का विकल्प नंबर 4 ही बचता है जब ये भी गलत हो गया, ठीक है। चौथा देखिए लेखा कार्य और दलाली की फर्में, ये भी 4थे में आता है पढ़ाई लिखाई के कार्य में, तो सही है। आगे चलते हैं। 75 दिया है भारत में भूमि के उपयोग संबंधित मानदंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है वर्तमान प्रतिभूमि वे क्षेत्र हैं जो 1 कृषि वर्ष से अधिक लेकिन 5 कृषि वर्ष से कम समय के लिए कृषि रहित होते हैं। तो ये विकल्प गलत है, 5 वर्षों के लिए नहीं होता है, 1-2 सीजन के लिए ऐसा होता है। तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि यदि भूमि को 5 वर्ष से अधिक समय के लिए अनुपजाऊ छोड़ दिया जाता है तो उससे बंजर व व्यर्थ भूमि कहते हैं। तो ये भी विकल्प आपका गलत है, बंजर व व्यर्थ भूमि नहीं कहा जाता है इसको। 5 वर्ष या उससे अधिक जो छोड़ा जाता है उसको आप कह सकते हैं कि 5 वर्ष जो या उससे अधिक जो भूमि छोड़ दी जाती है उसे कहते हैं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। इसमें आपका क्या लिख दिया है, अनुपजाऊ छोड़ दिया जाता है उसे बंजर और व्यर्थ भूमि नहीं कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कृषि योग्य बंजर भूमि को उपलब्ध तकनीकी के द्वारा कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो ये बात सही है, हम लोग का विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसे शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। तो ये भैया गुजरात की बात कर रहा है, शहरी की बात कर रहा है, इसीलिए गुजरात हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम लोगों ने 78 क्वेश्चन कर लिया है, अब 22 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि जिसके पास विजन आइज की टेस्टिंग नहीं है या उनके पास पैसा नहीं है, ज्वाइन नहीं कर सकते, वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।